हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और ये टॉपिक्स हैं हमारे न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कंपटीशंस के लिहाज से भी, और जो स्टूडेंट्स एमएससी की प्रिपरेशंस में हैं और जो पीसीएसआईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए बेनिफिट रहेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगा ये लेक्चर भी। तो 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरा 3rd लेक्चर है जिसमें मैं पूरा सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो एक एक टॉपिक मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, उसी क्रम में ये 3rd टॉपिक है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉज होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का वो होता है मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। हम सब जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो मेड होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर कंटिन्यूस मोशन करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो कंटिन्यूस मोशन जब होती है उनकी, तो ऑर्बिटल मोशन करता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो स्पिन भी रखता है, तो उनके दोनों के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन होती हैं उनके कारण, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो हमारा न्यूट्रॉन है, हम सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है उसके अंदर ऑर्बिटल मोशन में हम चार्ज का कंसिडरेशंस नहीं करते, केवल और केवल उसका जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट करता है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट उसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट का कॉज होता है वो चार्ज कैरियर की मोशन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो निर्भर करता है वो करंट पे, जो करंट प्रोड्यूस होती है चार्ज की मोशन के कारण। और चार्ज स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, चार्ज मोशन में हो। तो चार्ज जब मोशन में होता है तो करंट पैदा होती है, और जितने एरिया को वो कवर करता है चार्ज मोशन करते समय उन पे दोनों पे निर्भर करता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज द फंक्शन ऑफ द करंट और इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द एरिया। तो 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। तो इसमें मैं मैथमेटिक्स पहले डिस्कस कर रहा हूँ और फिर थोड़ा इसके फिजिक्स को इलॉबरेट करूँगा। कुछ मैंने फिजिक्स के बारे में बताया है। तो जो करंट का एक्सप्रेशंस होता है हम सब वाफिक हैं, करंट जो होती है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होती है। तो अगर क्यू चार्ज है टाइम टी के अंदर मूव कर रहा है वो, तो आई की जो वैल्यू करंट की वैल्यू होगी वो क्यू अपॉन टी होगी। तो आई का जनरल एक्सप्रेशन यही होता है जहाँ क्यू चार्ज है और टी टाइम है और आई करंट है। आई को एम्पियर में मेजर करते हैं, चार्ज को हम कूलम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और अगर रेडियस आर के जो सर्कुलर मोशन होती है और रेडियस आर के अंदर मोशन अगर करता है तो चली गई जो डिस्टेंस होगी एक टाइम पीरियड टी के अंदर वो 2 पाई आर होगी। तो हम इजीली टाइम पीरियड निकाल पाएंगे 2 पाई आर अपॉन वी से, क्योंकि अगर रेडियस आर है और वी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो ये टाइम पीरियड यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन वी होगा, क्योंकि चली गई डिस्टेंस 2 पाई आर होगी, वी वेलोसिटी है, तो टाइम पीरियड 2 पाई आर अपॉन वी होगा। तो आई यहाँ से हम सिंपली लिख पाएंगे क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो करंट जो है वो यहाँ से देख सकते हैं हम, क्यू का फंक्शन है चार्ज का, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेडियस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, जो जिस रेडियस के अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम वी और आर और क्यू कह सकते हैं, ये वेरिएबल है यहाँ पे। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अगर हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं किसी भी चार्ज का, अगर उसके करस्पॉन्डिंग करंट आई फ्लो कर रही है एरिया के थ्रू, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का एक्सप्रेशन होता है म्यू बराबर आई ए। तो इसे हम पढ़ते रहे हैं और 10+2 स्टैंडर्ड से हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो करंट पर निर्भर करता है और एरिया पे। तो आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, आई की वैल्यू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर होगी। और अगर ये हम सर्कुलर पाथ जो हमने शो कर रखा है, अगर हम इसका पूरा एरिया निकालें रेडियस आर के करस्पॉन्डिंग, तो ये जो एरिया होगा वो हमारा पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू को पाई आर स्क्वायर रख दें और आई की वैल्यू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर जो यहाँ से वैल्यूट की है उसे यहाँ पुट करें। तो क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू जो है क्यू वी आर अपॉन 2 होगी। तो ये हम सिंपली लिख पाएंगे क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट होगा और एक आर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्यू वी आर अपॉन
2, ये हमारा वैल्यू आएगी म्यू की। तो म्यू आ जाएगा QVR/2 और ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, उसे हम जब म्यू से हम इसे दिखा रहे हैं, आगे म्यू एल कैलकुलेट करेंगे तो म्यू का जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, उसे E/2m × L लिख पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से L की वैल्यू हम जानते हैं NVR होती है, तो V की जगह पे L/mr इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो जैसे ही V की जगह पे L/mr पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी QL/2m होगी। और अगर चार्ज E है, जैसे हमारा चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है Q की वैल्यू E होती है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों में सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E होता है और प्रोटॉन का +E होता है। तो मैग्नीट्यूड के तौर पर हम देखें तो म्यू को हम लिख पाएंगे यहाँ से Q की जगह पे E पुट कर दें, ये एक्सप्रेशन हमारा दोनों जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, इन द केस ऑफ प्रोटॉन और इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम Q की जगह E ले लेंगे और यहाँ पे कह देंगे कि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं म्यू का, तो म्यू की जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वो होगी E/2m × L। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि म्यू जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। L यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है म्यू का। उसके बाद ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो म्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू E/2m × L है। तो मैग्नेट जो हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोपोर्शनल हम कांस्टेंट ले लेंगे μ0। तो μL की जगह पे हम लिख देंगे μL = μ0 I × A। और μ0 की वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे ले लेंगे और I की वैल्यू जो हमने यहाँ एवोल्यूट की हुई थी I = QV/2πr, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी E/2m × L। तो यहाँ पे पुट कर देंगे और जब हम μ0 IA को पूरे को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग हम GL ले लेंगे, जिसे हम बोलेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशो करस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिटल मोशन। तो μL हो जाएगा हमारा GL μ0 E/2m × L। ये हमारा μ0 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, m मास ऑफ जो जिसके करस्पॉन्डिंग हम ले रहे हैं, जैसे हम न्यूक्लियस में लेंगे तो यहाँ पे m जो होगा वो केस में हमारा जो हो जाएगा वो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अप्रॉक्स सेम लेते हैं, तो यहाँ पे m जो होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया जाएगा। L जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो μL बराबर μ0 IA से लिया है, μ0 यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था और ये जब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं I × A की, ये वैल्यू E/2m और गायरोमैग्नेटिक रेशो कंसेप्ट भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो μL = हो जाएगा हमारा GL μ0 E/2m × L। करस्पॉन्डिंग ये हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रोटॉन मोशन में है, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन करस्पॉन्डिंग टू केवल प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग ली जाती है और जो हमारी स्पिन और ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल मोशन है वो केवल और केवल प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग लेते हैं, न्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग नहीं लेते उसे, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है और स्पिन जो है वो दोनों के कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए भी। तो इस कंसेप्ट को क्लियर रखें। इसी के करस्पॉन्डिंग हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू μs से दिखा रखा है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, mm का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट = हो जाएगा हमारा, सिमिलरली ले लें बिल्कुल सेम, GL की जगह पे, क्योंकि ये गायरोमैग्नेटिक यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है, G हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशो है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑर्बिटल मोशन के करस्पॉन्डिंग GL होगा और GS जो होगा गायरोमैग्नेटिक रेशो होगा स्पिन मोशन के करस्पॉन्डिंग। इस एक्सप्रेशन को एज सच रखें μ0 E/2m और यहाँ पे S जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है L, उसकी वैल्यू √LL+1 h होती है, जहाँ L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है और S की जो वैल्यू है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वो √SS+1 h होती है। तो मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ, L जो होता है वो हमारा होता है √LL+1 h, थोड़ा सा स्पेस कम है, और S जो होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू होती है √SS+1 h। ये हम सब जानते हैं मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स से। L यहाँ पे जो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, h में h/2π है और h प्लैंक कांस्टेंट है। सिमिलरली S जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसकी वैल्यू √SS+1 h होगी। S यहाँ पे जो होगा वो स्पिन क्वांटम नंबर होगा और h/2π होगा, h जहाँ प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये क्रम से चलते हैं। उसके बाद जो टोटल
मैग्नेटिक मोमेंट है, हम सब जानते हैं कि जब ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों होंगी तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के करस्पॉन्डिंग होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे लिख पाएंगे, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल प्लस म्यू एस, जहाँ पे म्यू एल जो होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन और म्यू एस जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन होगा। तो म्यू एल और म्यू एस की वैल्यू, म्यू एल हमने इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया हुआ है और म्यू एस जो है वो हमने इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया है। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें तो म्यू की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी, जो टोटल म्यू है, म्यू टी का मतलब है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इजकल टू म्यू नॉट ई अपॉन 2m और जी एस एस प्लस जी एल एल, क्योंकि जी एस जो हो जाएगा वो हमारा कहलाएगा गायरोमैग्नेटिक रेशो करस्पॉन्डिंग टू स्पिन मोशन और जी एल जो है वो गायरोमैग्नेटिक रेशो करस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिटल मोशन। तो टोटल जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से ले ली। उसके बाद हम क्या करें, इसमें जी एस ले लें और यहाँ पे टोटल के कारण, क्योंकि ये हमने एक पर्टिकुलर के लिए लिया है और अगर हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट जो है प्रोटॉन्स होते हैं और कई सारे उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे हम समेशन लगा दें इधर भी और इधर भी और के करस्पॉन्डिंग समेशन ले लें, यहाँ पे भी एस के ले लें और यहाँ पे एल के करस्पॉन्डिंग ए ले लें। जी एस और जी एल जो है वो फिक्स रहते हैं तो उनको एस सच रखें, जी एस और जी एल को, और यहाँ पे एस के और एल के लगा दें। यहाँ पे समेशन में के बराबर 1 से ए तक जाए, ए है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, क्योंकि जो स्पिन मोशन होती है उसमें हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जितने भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है सभी का हमें कंसिडरेशन करना होगा। तो यहाँ पे के बराबर 1 से लेकर ए तक लिया गया है। केवल ऑर्बिटल मोशन में हम कंसिडरेशंस जो करते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए वो केवल प्रोटॉन के कारण लेते हैं। तो प्रोटॉन की वैल्यू के बराबर 1 से लेकर जेड तक ले लें यहाँ पे समेशन, और यहाँ पे समेशन के बराबर 1 से ए तक लिया है। ये हमारा स्पिन मोशन के करस्पॉन्डिंग था और ये हमारा ऑर्बिटल मोशन के करस्पॉन्डिंग है। और ऑर्बिटल में सदा याद रखें केवल प्रोटॉन का कंसिडरेशन करते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कंसिडरेशन करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कंसिडरेशन करेंगे तो समेशन को 1 से ए तक लेके जाएंगे, क्योंकि के बराबर 1 लेंगे तो पहले जो हमारा जो प्रोटॉन है उसके कारण के बराबर 2 पर सेकेंड प्रोटॉन के कारण, तो पहले प्रोटॉन के कारण कंसिडरेशन कर लेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद हम प्रोटॉन के बाद में न्यूट्रॉन के कारण कंसिडरेशन कर लेंगे जो हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। इसमें जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, पहले प्रोटॉन के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, और जहाँ तक जितने प्रोटॉन्स हैं उस टोटल के कारण मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके सबको ऐड कर देंगे। ये इनका मतलब हो जाएगा समेशन का। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्रेशन को आप समझ पाए होंगे कि म्यू टी हमने किस तरीका से कैलकुलेट किया है। उसके बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस में, क्योंकि यहाँ पे मोशन का कंसिडरेशन जो हो रहा है स्पिन भी कंसीडर हुई है और ये ऑर्बिटल मोशन कंसीडर हुई है, तो आई जो होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का वो समेशन के बराबर 1 से जेड एल के प्लस समेशन के बराबर 1 से ए एस के ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का लिया है उसमें ये दोनों फैक्टर एक साथ हमें कंसीडर करने होंगे, एक ऑर्बिटल मोशन का और एक स्पिन का। स्पिन क्योंकि हम टोटल जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों के कारण ले रहे हैं, तो यहाँ पे के बराबर 1 से ए तक जाएंगे इसलिए, और यहाँ पे जो मोशन में कंसिडरेशन कर रहे हैं ऑर्बिटल में वो केवल प्रोटॉन के कारण, क्योंकि प्रोटॉन ही ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं, न्यूट्रॉन नहीं रखते। तो यहाँ पे के बराबर 1 से जेड तक, और तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने न्यूक्लियस के प्रोटॉन है उसके टोटल के कारण हमें यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पता चल जाएगा और यहाँ पे हमारा स्पिन सिमिलरली पता चल जाएगा। और जब हमें ये टोटल वैल्यू पता चल जाएंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें आई पता चल जाएगा, और आई हमारा जो कहलाएगा वो टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे कैपिटल आई जो होगा वो हमारा रहता है √II + 1 h कट। ये भी ध्यान रखें, आई यहाँ पे जो होगा वो कहलाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग, जो हमारा टोटल इसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है हमें वो इस एक्सप्रेशन से हमारा आएगा। और जो आई है वो हमारा आई कहलाएगा टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, और टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिस तरीका से हम कैलकुलेट करते हैं स्पिन और ऑर्बिटल का उसी तरीका से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम टोटल √II + 1 h कट।
आई जो है वो एल और एस का फंक्शन होगा यहाँ पे, जो हम यहाँ पे बता भी रहे थे कि एल ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन को कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम में हमने क्या कहा है कि हम क्या करें कि अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उनके कारण जो ऑर्बिटल मोशन है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कैलकुलेट कर लें, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, और स्पिन जो टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर लें एंगुलर मोमेंटम, और टोटल जो है जब कैलकुलेट करें तो इन दोनों को ऐड कर दें, हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का पता चल जाएगा। तो इस तरीका से इसे समझाया गया है। उसके करस्पॉन्डिंग जो म्यू आई है उसे उसी फॉर्म में ले आए जिस तरीका से हमने यहाँ पे देखा, स्पिन के करस्पॉन्डिंग हमने लिया है, यहाँ ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग लिया है। तो टोटल जो न्यूक्लियस है उसके कारण म्यू कैलकुलेट कर लें, म्यू आई का मतलब होगा जो हम यहाँ पे क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर रहे थे जो एल और एस से मिलकर बना हुआ है। तो म्यू आई मीन्स टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट इजकल टू जी म्यू नॉट ई अपॉन 2m आई, ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। और टोटल एंगुलर मोमेंटम इस एक्सप्रेशन से निकलता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम इजकल टू √II+1 h कट। आई जो है वो हमारी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों को कंसीडर करके जो स्पिन जो क्वांटम नंबर कैलकुलेट होगा वो हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर कहलाएगा। तो इस तरीका से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू आई इजकल टू जी म्यू नॉट ई अपॉन 2m इंटू आई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमारा म्यू एल था तो यहाँ पे एल आ रहा था और जी एल आ रहा था यहाँ पे, और म्यू नॉट ई अपॉन 2m। इसमें जो टोटल में देख रहे हैं हम जी म्यू नॉट ई अपॉन 2m आई आ रहा था। तो ये फैक्टर तो कॉमन ही रहता है जो हमारा ऑर्बिटल मोशन है उसमें भी और जो हमारा स्पिन है उसमें भी, और जो इसके अंदर जी फैक्टर आ जाएगा गायरोमैग्नेटिक रेशो फैक्टर। और इस गायरोमैग्नेटिक जो हमारी रेशो है वो 4 पैरामीटर्स पर निर्भर करती है, जी एल जी एस जो गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑर्बिटल मोशन की है, स्पिन मोशन के करस्पॉन्डिंग आई और एस, इन 4 फैक्टरों पर निर्भर करती है। और जी की जो वैल्यू है वो होती है हाफ और ब्रैकेट में जी एल प्लस जी एस प्लस हाफ और ब्रैकेट में जी एल माइनस जी एस आई इंटू आई+1 माइनस S+1 अपॉन आई+1। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कंपटीशंस में भी पूछ लिया जाता है कई बार इस फॉर्मूले पे, जी एल जी एस आई और एस हमें देगा, जी पूछ लेगा क्वेश्चंस में, तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज रिमेंबर रखें। और कई बार आई बता देगा न्यूक्लियस का, या हमें सेल मॉडल से आई कैलकुलेट करना होगा और फिर म्यू आई कैलकुलेट करा लेगा, जी फैक्टर हमें देगा। तो इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें ऑलवेज रिमेंबर रखना है। दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। और साथ साथ ये याद रखें कि जब हम कैलकुलेशंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। सिमेट्री किस तरीका की है कि ऑर्बिटल के लिए, ये स्पिन मोशन के लिए, और ये ऑर्बिटल और स्पिन दोनों को जब हम कंसीडर करेंगे तो एक टोटल होगा, और टोटल में करस्पॉन्डिंग होगा एक टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और टोटल एक एंगुलर क्वांटम नंबर होगा। तो याद रखें टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर को हम आई से दिखाते हैं, और अगर आई पे वेक्टर ऊपर लगा देते हैं तो वो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इस आई में और इस आई में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर समझ लें। ये आई जो है वो ऑर्बिटल और स्पिन क्वांटम नंबर से मिलकर बना होता है आई, और जो ये कैपिटल आई और इस पर वेक्टर लगा रखा है, इस आई के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टोटल क्वांटम नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग जो इसका आई है वो ये हमारा कहलाता है म्यू आई के करस्पॉन्डिंग जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। और आई जो है जिस तरीका से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था और स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम को डोट करता है, ये आई जब वेक्टर लगा हुआ होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इनमें स्मॉल आई और कैपिटल आई के अंतर को। साथ साथ ये याद रखें कि जो आई है वो कैपिटल आई वो स्मॉल आई का फंक्शन होता है, और कैपिटल आई की वैल्यू √II+1 h कट होती है। आई जो है वो टोटल क्वांटम नंबर और कैपिटल आई जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को डोट करता है। तो ये ऑलवेज रिमेंबर रखें। न्यूक्लियस में ये याद रखें कि एम जो होता है, यहाँ पे जो जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस लिए गए हैं उसमें एम हम जो लेकर चलते हैं वो हमारा MP होता है प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग, तो उसे M लिख सकते हैं, आप MP लिखें, वो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे M जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन को नोट करता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनका मास इक्विवेलेंट होता है, अप्रॉक्सिम होता है, हालांकि बहुत स्लाइटली हैवी होता है न्यूट्रॉन। तो ये क्रम में कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट में दें, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट दें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस। जी फैक्टर को याद रखें, गायरोमैग्नेटिक रेशो, जी की वैल्यू हमारी किन किन फैक्टरों पर
निर्भर करती है, और इस एक्सप्रेशंस को भी रिमेंबर रख लें। न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू होती है μ0 E h/2 होती है, और इसे 3.152 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर स्क्वायर अपॉन वेबर, ये एक इसकी वैल्यू होती है। और जूल पर टेस्ला में ये वैल्यू होती है 5.085 गुणा 10⁻27 जूल पर टेस्ला। ये भी याद रखें न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो ये वैल्यू दोनों हमें ऑलवेज रिमेंबर रखनी है। साथ साथ दो तीन चीज़ें जो अभी इसमें महत्वपूर्ण हैं वो याद रखें कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इवन ऑड न्यूक्लियस और ऑड इवन न्यूक्लियस में मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो हमारा सिंगल अनपेयर्ड जो लास्ट में बचा रह जाता है, जो पेयर्ड में नहीं होता, उस न्यूक्लियन के कारण होता है। तो ये हमें सदा याद रखना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट और इवन और ऑड का जो मतलब होता है कि अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उनकी जो वैल्यू है अगर वो ऑड इवन है, मींस जो हमारा न्यूट्रॉन है अगर वो ऑड हैं और प्रोटॉन इवन है, तो उसमें हमारा लास्ट जो न्यूट्रॉन होगा जो जहाँ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो मैं सेल मॉडल में डिस्कस करूंगा। और ये जो न्यूट्रॉन के लिए बता रहा था सिमिलरली प्रोटॉन में रहता है। अगर प्रोटॉन ऑड है तो लास्ट वाला जो अनपेयर्ड प्रोटॉन बचता है वो कौन सी सेल में जाता है वो तय करता है कि उसका न्यूक्लियर स्पिन कितना होगा, और न्यूक्लियर स्पिन फिर तय करती है कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सेल मॉडल का जो बेसिक फंडामेंटल है वो इसी से आता है, क्योंकि सेल मॉडल से क्वेश्चंस लगातार आते हैं, और सेल मॉडल का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम कर पाते हैं इस फॉर्मूले पे, वो जी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, आई की जो वैल्यू है वो हमारा सेल मॉडल से निकालते हैं, आई जो यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है, और कैपिटल आई की वैल्यू जो है जो वेक्टर लगा रखा हमने उसका न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, फिर वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और म्यू आई हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये सेल मॉडल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे मैं आगे सेल मॉडल पे अप्लाइड प्रॉब्लम इस पर सॉल्व कराऊंगा। तो ये ध्यान रखें, इफ ऑड न्यूक्लियस इज प्रोटॉन, अगर न्यूक्लियंस के अंदर जो हमारा ऑड जो वैल्यू है अगर वो प्रोटॉन की है, तो जो हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशो जीएल की वैल्यू 1 लें, और जीएस और जीपी फिर हमारे सेम होंगे स्पिन के करस्पॉन्डिंग। जो जीएस है जो स्पिन के कारण हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशो है, और प्रोटॉन की गायरोमैग्नेटिक जीपी वो सेम हो जाएगी। अगर हमारा न्यूट्रॉन है जो लास्ट ऑड जो न्यूक्लियन है अगर वो न्यूट्रॉन है, तो जीएल जो हमें, क्योंकि न्यूट्रॉन के लिए जीएल की वैल्यू 0 लेते हैं क्योंकि ऑर्बिटल मोशन हम कंसीडर नहीं करते, और जीएस और जो न्यूक्लियस का जो जी है गायरोमैग्नेटिक रेशो सेम हो जाती है, क्योंकि फिर जीएल की वैल्यू यहाँ पे हम 0 ले लेंगे और जीएस बराबर जीएन ले लेंगे। साथ साथ ये भी याद रखें कि स्पिन जब हाफ होती है तो आई की जो वैल्यू है वो L + हाफ और L - हाफ होती है, क्योंकि आई L और S से मिलकर बना होता है। तो आई की जो वैल्यू है जो हमारा टोटल क्वांटम नंबर है आई न्यूक्लियस का, उसकी वैल्यू L - S से L + S लेंगे। तो अगर स्पिन को हाफ लें हम लास्ट अनपेयर्ड जब हमारा कंसीडरेशंस हम कर रहे हैं, तो उस समय पे अगर स्पिन हाफ रहती है तो आई की वैल्यू 2 आती हैं, L + हाफ या L - हाफ। तो ये बात यहाँ पे समझाई गई है। दो चीज़ें फिर से महत्वपूर्ण हैं कि जीएस जो है गायरोमैग्नेटिक रेशो स्पिन के करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू 5.586 होती है प्रोटॉन के लिए, और -3.826 होती है न्यूट्रॉन के लिए। तो ये दोनों चीज़ें भी फैक्ट में याद रखें। तो 3 से 4 चीज़ें जो फैक्चुअली हमें याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले ये याद रखें कि ये जो सदा कैलकुलेट होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसका कारण होता है मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। ये तो कंसेप्चुअल है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। उसके साथ साथ ये याद रखें कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो वेलोसिटी और रेडियस दोनों पर निर्भर करता है। फिर साथ में याद रखें कि ऑर्बिटल और स्पिन मोशन कंसीडर हमें करनी है, तो म्यू एस और म्यू एल हम कैसे कैलकुलेट करें, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करें। समेशन में याद रखें कि स्पिन के करस्पॉन्डिंग हमें जो कंसीडरेशन करना है स्पिन में वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए लेना है, और केवल ऑर्बिटल मोशन जो है हम कंसीडर करते हैं इन द केस ऑफ प्रोटॉन। ये याद रखें, आई की वैल्यू को समेशन एल के और एस के से लेते हैं, और के जो 1 से Z तक जाता है ऑर्बिटल के लिए, और स्पिन के लिए जाता है के बराबर 1 से A तक। और सिमेट्री से जैसे हमने म्यू एल और म्यू एस लिए हैं वो टोटल होगा जब हम स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशन कंसीडर करेंगे न्यूक्लियस के लिए, तो वो म्यू आई कहलाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, और उसकी वैल्यू G μ0 E/2m आई होती है। सिमेट्री हमें यहाँ सजेशन दे रही है कि जो G है वो यहाँ पे GS और GL का फंक्शन होगा, और साथ साथ ही I और S का फंक्शन होता है, तो G की वैल्यू को बताया गया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस
दे सकता है कि GL इतना है, GS इतना है, IS इतना है, तो G की वैल्यू क्या होगी। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो न्यूक्लियस के लिए क्या ली जाए वो वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में म्यू आई और आई हमें देगा, G पूछ सकता है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। साथ साथ GS जो वैल्यू है, जो हमारा स्पिन गायरोमैग्नेटिक रेशो है प्रोटॉन के लिए 5.586 और जो न्यूट्रॉन के लिए -3.826 होती है। ये दोनों वैल्यू भी याद रखें। स्पिन अगर हाफ है तो आई की वैल्यू L+½ और L-½ होती है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई का, वो लास्ट इम्पैक्ट जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी केस है उस पर निर्भर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्चुअल और इसके जो कंसेप्ट हैं वो आपकी समझ आए होंगे, और इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनसे मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि सेल मॉडल का जो कंसेप्ट है, जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स बनती हैं उसी कंसेप्ट पर आती हैं। तो सेल मॉडल से इसको मैं लिंक करूँगा आगे अप्लाइड प्रॉब्लम्स कराते समय। तो इस वीडियो को देखें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ साथ बताते रहें। और मैं जो MSc की जो स्टूडेंट प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो MSc कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट हैं वो ये जो सिलेबस में मेंशन है, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। तो 2 इम्पोर्टेंट मैं उसमें वीडियो में और लेक्चर में तैयार करा रहा था। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी को और स्टूडेंटों को इनरिच करेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स कंसेप्चुअली इसमें आती है तो आप मार्क करें शालीनता से, मैं उसे रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।